हाय फ्रेंड्स, मैं मुकेश भाकर एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पीछे हमने केंद्र सरकार के बारे में पढ़ा था, यानी संविधान के भाग 5 के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम राज्य सरकार के बारे में पढ़ेंगे, भाग 6। कौन से भाग में राज्य सरकार का उल्लेख? संविधान के भाग 6 में। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। राज्य सरकार में विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल को पढ़ेंगे। जिस प्रकार केंद्र सरकार में हमने लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था। अब देखो, राज्य सरकार का भाग उल्लेख किया गया है कौन से भाग में? भाग 6। और अब केंद्र सरकार का उल्लेख भाग 5 52 से लेकर कहां तक उल्लेख किया गया था? 151 तक। तो अब भाग 6 में आता है, तो यहाँ 51 से यानी 152 से लेकर 237 अनुच्छेद तक 237 अनुच्छेद तक राज्य सरकार का क्या किया गया? उल्लेख किया गया। अब राज्य सरकार में देखो, विस्तार से जानने के लिए हमें इसी प्रकार 3 पार्टों में बांटेंगे। हम इसको 3 पार्ट होते हैं इसको राज्य सरकार को चलाने के लिए। 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है व्यवस्थापिका, दूसरा होता है कार्यपालिका, और तीसरा होता है न्यायपालिका। जिस प्रकार केंद्र सरकार को हमने 3 पार्टों में पढ़ा था, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उसी प्रकार इसके भी कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। व्यवस्थापिका, उस प्रकार केंद्र में व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है। यहाँ व्यवस्थापिका को विधानमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विधानमंडल कहा जाता है। विधानमंडल कहा जाता है। फिर कार्यपालिका, उसके बाद में न्यायपालिका। अब इनका उल्लेख करना है, तो देखो उल्लेख 152 से लेकर कौन से अनुच्छेद तक है? 236 अनुच्छेद तक। भाग 6 अनुच्छेद 152 से शुरू है, तो 152 से लेकर 167 तक कौन से अनुच्छेद तक है? 167 अनुच्छेद तक है विधानमंडल, व्यवस्थापिका। तो भाग तो 6 ही रहेगा। भाग 6 अनुच्छेद 167 तक तो यह है, तो 168 से लेकर 13 तक। ठीक है। उसके बाद में आता है आपका न्यायपालिका। क्या आती है? न्यायपालिका। तो 213 अनुच्छेद तक तो इसमें है, तो इसमें भाग 6 है। भाग 6 अनुच्छेद 213 से लेकर 237 तक। क्यों? क्योंकि राज्य सरकार का उल्लेख कितने अनुच्छेद तक है? 152 से लेकर 137 तक। तो 152 से 167, 168 से लेकर 213, 213 से लेकर 237, ये 3 पार्टों में हमने इसे बांट दिया। अलग अलग अनुच्छेदों में हम अलग अलग चीज़ों को पढ़ेंगे। जैसे इन अनुच्छेदों में हम व्यवस्थापिका के बारे में बात करेंगे। व्यवस्थापिका में 2 सदन होते हैं, जैसे विधानसभा, विधान परिषद, इनके बारे में। कार्यपालिका में राज्यपाल है। विधानसभा, विधान परिषद की जो मंत्री परिषद होते हैं उसके बारे में, महाधिवक्ता के बारे में पढ़ेंगे। न्यायपालिका को क्या कहा जाता है? उच्च न्यायालय कहा जाता है। उच्च न्यायालय कहा जाता है। अब देखो, राज्य सरकार के 3 पार्ट आपको बताए, उनमें से पहला पार्ट आता है आपका व्यवस्थापिका। क्या आता है? व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका को राज्य में विधानमंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विधानमंडल भी कहा जाता है। कौन से अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया? अनुच्छेद 168 में। 168 नंबर अनुच्छेद में विधानमंडल का उल्लेख किया गया है, राज्य की व्यवस्थापिका का उल्लेख किया गया। अब इसमें व्यवस्थापिका में कौन कौन शामिल होते हैं? देखो, इसमें भी उसी प्रकार केंद्र की तरह यहाँ होता है विधानसभा। 1 नंबर पर विधानसभा, 2 नंबर पर होता है विधान परिषद, और 3 नंबर पर होता है राज्यपाल। उसी प्रकार जिस प्रकार केंद्र में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होता है। अब विधानसभा है, तो विधानसभा के बारे में हम विस्तार से पहले अध्ययन करेंगे। उसके बाद में विधान परिषद के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। तो विधानसभा से स्टार्ट करते हैं। तो विधानसभा के बारे में पढ़ते हैं, तो विधानसभा का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 170 में। 170 के बारे में पढ़ेंगे।
पहले विधानसभा के अलग अलग नामों से जाना जाता है विधानसभा को, उन नामों के बारे में चर्चा करेंगे। तो विधानसभा के अन्य नाम, अन्य नाम, विधानसभा के अन्य नाम जैसे निम्न सदन, लोकप्रिय सदन, लोकप्रिय सदन, अस्थायी सदन, अस्थायी सदन, उसके बाद प्रथम सदन, इत्यादि। यानी बहुत सारे नामों से जाना जाता है, निम्न सदन, लोकप्रिय सदन, अस्थायी सदन और प्रथम सदन। ये विधानसभा के क्या है, अन्य नाम। विधानसभा कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 170 में, यानी अनुच्छेद 170 की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो, अब विधानसभा में सीटें, अलग अलग सीटें रखी गई विधानसभा में, किसी में कितने रखी गई। जैसे भारत में लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में 552 निश्चित बता दी गई, क्योंकि पूरे भारत का क्षेत्रफल आ जाएगा उसमें। अब विधानसभा होती है वो राज्यों में होती है, राज्यों का क्षेत्रफल क्या है, किसी का कम है, किसी का ज़्यादा है, किसी का बहुत ज़्यादा है, किसी का बहुत ही कम है। तो कम होने के कारण वहाँ विधानसभा की सीटें भी क्या रखी गई, कम रखी गई, और जहाँ ज़्यादा क्षेत्रफल है वहाँ विधानसभा की सीटें क्या रख दी गई, ज़्यादा रख गई। हालांकि सॉरी, जनसंख्या के अनुपात में रखी गई, जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ विधानसभा की सीटें ज़्यादा होगी, और जहाँ जनसंख्या कम है वहाँ विधानसभा की सीटें कम होगी। अब देखो 1971 की जनगणना के आधार पर सीटों की जो सीटें हैं वो 1971 की जनगणना पर आधारित है। कौन सी जनगणना, जनगणना 1900 आधारित, जनगणना 1971 पर आधारित, 1971 की जो जनगणना हुई थी उस पर आधारित है। यानी उस समय जिस राज्य की जितनी सीट थी उसी हिसाब से क्या रख दिया गया। जैसे 75,000 एक सीट के लिए, एक सीट के लिए 75,000 जनसंख्या रखी। विधानसभा की एक सीट के लिए कितनी जनसंख्या रखेगी, 75,000। कब रखेगी, 1971 की जनगणना के समय रखी गई थी। यानी एक विधानसभा की सीट वहां होगी जहां 75,000 की जनसंख्या होगी। अब उसमें यह रखा गया कि किसी राज्य में तो बहुत ज़्यादा जनसंख्या होने के कारण बहुत ही ज़्यादा सीटें होनी थी, और किसी राज्य में जनसंख्या कम होने के कारण कम से कम सीटें ही नहीं हो रही थी। तो वहाँ देखो अधिकतम सीटें 500, अधिकतम सीटें 500 रखी गई, वह न्यूनतम सीटें 60 रखी गई। अधिकतम सीटें किसी राज्य में कितनी हो सकती है, विधानसभा की 500 हो सकती है, और न्यूनतम कम से कम कितनी सीट होनी चाहिए, 60 सीट होनी चाहिए। यह रखा गया था विधानसभा के लिए। अभी वर्तमान में राजस्थान में विधानसभा की सीटें कितनी है, वर्तमान में राजस्थान में विधानसभा की 200 सीट, 200 सीट है। लेकिन वर्तमान में जब 1971 की जनगणना पर आधारित थी उस समय 200 सीट नहीं थी, उस समय 160 थी। 1971 में राजस्थान में विधानसभा की सीटें 160 थी, 160 थी। क्यों, क्योंकि जनसंख्या इसी अनुपात में थी, 75,000 जनसंख्या होनी चाहिए, और 75,000 के अनुपात में 160 सीटें रखी गई थी। अब देखो विधानसभा में भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। जिस प्रकार लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था की गई है उसी प्रकार विधानसभा में भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। कौन कौन से अनुच्छेद के तहत, वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 332 के तहत, 32 के तहत विधानसभा में SC व ST के लिए स्थान आरक्षित है, स्थान आरक्षित है।
अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभा में एससी और एसटी के लिए यानी जनजातियों के लिए और अनुसूचित जाति के लिए स्थान आरक्षित रखे गए, यानी कुछ सीटें आरक्षित की गई। उसके बाद में अनुच्छेद आता 333 में याद करना, आप पहले लोकसभा में पढ़े थे। तो 333 में क्या है? 333 के तहत विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। आरक्षण की व्यवस्था कौन से समुदाय के लिए? आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए, अनुच्छेद 333 में। अनुच्छेद 332 में एससी और एसटी के लिए, यानी अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए। अब अनुच्छेद 332 के तहत कितनी सीटें रखी गई आरक्षण के लिए? एससी के लिए 34 सीट। एससी के लिए कितनी है? 34 सीट। और एसटी के लिए 25 सीट। कुल आरक्षित सीटें कितनी हो गई? 59 सीटें आरक्षित सीटें हैं। कितनी हो गई? 59 सीट आरक्षित रखी गई। आंग्ल भारतीय 333 के तहत राजस्थान में आंग्ल भारतीय समुदाय के एक भी सदस्य नहीं होने के कारण ये आंग्ल भारतीय समुदाय के एक भी सदस्य मनोनीत नहीं किया जाता विधानसभा में। उनके लिए कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई। क्यों? क्योंकि जहां समुदाय के सदस्य रहते हैं वहीं उनके लिए आरक्षित होती है। अब यहाँ 62 सीट आरक्षित की गई है। एससी के लिए 34 सीट और एसटी के लिए 25 सीट। 200 में से 62 सीटें आरक्षित है। 200 में से 62 सीटें आरक्षित। अब विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल। विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल अनुच्छेद 172 के तहत, अनुच्छेद 172 के तहत विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल। अब देखो, विधानसभा एक निम्न सदन है। विधानसभा निम्न सदन भी है और अस्थायी सदन भी है। तो अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन है जिसके कारण विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का है। अस्थायी सदन है और विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना रखा गया है? विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। वैसे तो ये अस्थायी सदन है, कभी भी भंग हो सकती है विधानसभा, लेकिन सदस्यों का कार्यकाल कितना रखा गया? 5 वर्ष रखा गया। यदि भंग नहीं होती तो 5 साल के बाद में इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। उसके बाद में ये तो आ गया उसका कार्यकाल। 172 में क्या है? कार्यकाल। अब इनकी योग्यता भी तो होती है। तो अनुच्छेद 173 में योग्यता है। किनकी योग्यता है? विधानसभा सदस्यों की योग्यता है। विधानसभा सदस्यों की योग्यता है। अब पहली योग्यता होती है वह भारत का नागरिक हो। नंबर 2, आयु 25 वर्ष। आयु 25 वर्ष हो। नंबर 3, पागल व दिवालिया घोषित नहीं हो। पागल व दिवालिया घोषित न हो। नंबर 4 है मतदाता सूची में नाम हो। मतदाता सूची में नाम हो। और नंबर 5 है लाभकारी पद पर न हो। लाभकारी पद पर न हो। लाभकारी पद पर न हो। अब लाभकारी पद में एक
योग्यता किसकी बची हुई है? जो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर होते हैं, विश्वविद्यालय के क्या होते हैं? प्रोफेसर होते हैं। उन वो लाभकारी पद पर हो सकते हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय का प्रोफेसर है तो वो तो लाभकारी पद पर ही है, लेकिन उनको विधानसभा में लिया जा सकता। तो यहाँ एक नोट लगा के लिखना है, नोट, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को छोड़कर और जितने भी लाभकारी पद होते हैं उन पे नहीं होना चाहिए, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को छोड़कर। जैसे राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रोफेसर है, एमडीएस यूनिवर्सिटी है उनका प्रोफेसर है, इनको छोड़कर और लाभकारी पद पर नहीं होना चाहिए। ये हमने योग्यताओं के बारे में पढ़ लिया, कार्यकाल के बारे में पढ़ा। आगे देखो, उसके बाद में आता है अनुच्छेद गणपूर्ति या कोरम। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 189 189 में क्या आता है? गणपूर्ति, या उसे क्या कहते हैं? कोरम कहा जाता है। सदन की कार्यवाही को संचालित करने के लिए 1/10 सदस्यों की उपस्थिति होनी जरूरी होती है। यह क्या कहलाता है? गणपूर्ति कहलाती है। तो सदन की कार्यवाही को संचालन करने के लिए, सदन की कार्यवाही का संचालन करने के लिए 1/10 सदस्यों का उपस्थित होना जरूरी होता है, 1/10 सदस्यों को उपस्थित होना जरूरी होता है। यदि कोई बिल आया विधानसभा में उस समय कोई भी व्यक्ति नहीं, एक व्यक्ति है तो एक व्यक्ति पास नहीं कर सकता, उसको कम से कम 1/10 सदस्य उपस्थित होना जरूरी होता है। यह गणपूर्ति कोरम कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 189 में। शपथ, अनुच्छेद 188 आता है। शपथ, अनुच्छेद 188 में क्या है? शपथ। विधानसभा सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? विधानसभा सदस्यों को शपथ दिलाता है राज्यपाल। कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। और राज्यपाल बहुमत दल के नेता को तो क्या बना देता है? मुख्यमंत्री बना देता है। इनको शपथ दिलाता है राज्यपाल। विधानसभा सदस्यों को शपथ राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है, या राज्यपाल के द्वारा नियुक्त व्यक्ति को क्या कहा जाता है? प्रोटेम स्पीकर के द्वारा दिलाई जाती है। या तो राज्यपाल दिला देता है, या राज्यपाल नहीं होता, अनुपस्थित होता है तो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त व्यक्ति, जिसको हम प्रोटेम स्पीकर कहते हैं, उसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है। अब देखो यहाँ प्रोटेम स्पीकर नाम आया तो प्रोटेम स्पीकर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर, इसका कार्य क्या होता है? विधानसभा सदस्यों को शपथ दिलाना, व विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को शपथ दिलाना, व विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को शपथ
दिलाना, इसका कार्य वो होता है। फिर इसका कार्य समाप्त हो जाता है। कार्य समाप्त हो जाता है। प्रोटेम स्पीकर होता है, विधानसभा सदस्यों को शपथ दिलाता है और विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को शपथ दिलाता है। इतना इसका कार्य होता है। शपथ सारे सदस्य शपथ लेने के बाद में ये इसका कार्यकाल क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ये प्रोटेम स्पीकर होता है। और विधानसभा सदस्यों को वैसे शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल दिलाता है। ये थे आपके शपथ के बारे में। जिस प्रकार लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, उसी प्रकार विधानसभा में अध्यक्ष और क्या होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं। उनका अनुच्छेद 178 है। कौन सा अनुच्छेद है, 178, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, अनुच्छेद 178 में। अब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किस प्रकार चुनाव होता है, इनका किस प्रकार निर्वाचन होता है या नियुक्त किया जाता है, तो वो देखो। सदन के सारे सदस्यों में से वरिष्ठ सदस्य को क्या बना दिया जाता है, अध्यक्ष बना दिया जाता है। एक को तो एक को क्या बना दिया जाता है, उपाध्यक्ष बना दिया जाता है। इनकी कोई अलग से शपथ होती नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की कोई अलग से शपथ नहीं होती, पद की कोई अलग से शपथ नहीं होती, जबकि ये विधानसभा सदस्यों के रूप में एक शपथ ले चुके होते हैं। तो इनके बारे में लिखना आपको। विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को सदन के सदस्य अपने में से ही चुनते हैं। किसके आधार पर, वरिष्ठता के आधार पर। के आधार पर वरिष्ठता के आधार पर एक को तो बना दिया जाता है अध्यक्ष और दूसरे को क्या बना दिया जाता है, उपाध्यक्ष। इन पदों के लिए अलग से कोई निर्वाचन नहीं होता, कोई निर्वाचन नहीं होता है। अब अलग से कोई निर्वाचन नहीं होता तो अलग से कोई शपथ भी नहीं होगी। तो इन पदों के लिए अलग से कोई शपथ नहीं होती, शपथ नहीं होती है, नहीं होती है। निर्वाचन नहीं होता तो क्या नहीं होती, शपथ भी नहीं होती। जबकि यह विधानसभा सदस्यों के रूप में शपथ ले चुके थे, विधानसभा सदस्यों के रूप में शपथ ले चुके होते हैं। इनकी कोई अलग से शपथ नहीं होती, जबकि एक ही शपथ होती है, विधानसभा सदस्यों की शपथ होती है, वही शपथ ले चुके होते हैं पहले से। इसके कारण इनका कोई निर्वाचन नहीं होता, निर्वाचन नहीं होने के कारण इनकी क्या नहीं होती, कोई शपथ नहीं होती। यह था विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में अनुच्छेद 178 में। अब देखो 178वां अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के बारे में हमने पढ़ा था। इस प्रकार से इनका निर्वाचन नहीं होता, शपथ इस प्रकार से नहीं होती, एक सदस्य के रूप में होती है। तो इनको अलग से हमने पढ़ ही लिया है, तो इनके प्रमुख कार्यों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या क्या कार्य होते हैं, क्यों बनाए जाते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, हम क्यों बनाते हैं अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। हम ये तो बनाने वाले हैं, क्यों, क्योंकि संविधान किसके द्वारा बनाया गया, जनता के द्वारा बनाया गया, किसी दूसरे देश के द्वारा थोपा नहीं गया। तो इसका मतलब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं, हमारे द्वारा ही की जाती है। हमारे द्वारा जो सदस्य चुने जाते हैं, जैसे लोकसभा में और विधानसभा में प्रत्यक्ष रूप से हम सदस्यों को चुनते हैं, उनमें से ये क्या बनता है, अध्यक्ष बनता है, एक उपाध्यक्ष बनता है। तो इनको क्यों बनाया जाता है, इनके प्रमुख कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के प्रमुख कार्य, प्रमुख कार्य क्या क्या होते हैं, देखो। पहला कार्य विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का होता है सदन में, सदन कौन सा, विधानसभा, सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखना,
शांति व्यवस्था बनाए रखना, ये इसका प्रथम कार्य होता है। जैसे कक्षा में मॉनिटर बना दिया जाता है, कक्षा का स्टूडेंट होता है वो, उसको क्या बना दिया जाता है, मॉनिटर बना दिया जाता है। मॉनिटर क्यों बनाया जाता है, यदि स्टाफ या उस समय जब गुरुजी वहाँ स्टाफ कक्षा में नहीं होते हैं तो उस समय क्या करता है, वो कक्षा में शांति व्यवस्था बनाए रखता है। दूसरा होता है सदन की कार्यवाही को संचालन करना, सदन की कार्यवाही का संचालन करना, ये उसका दूसरा कार्य होता है, सदन की कार्यवाही का संचालन करना। तीसरा कार्य होता है कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं पता करना। ये विधानसभा अध्यक्ष के कार्य पढ़ रहे हैं। नंबर 4 कार्य क्या होता है, निर्णायक मत का प्रयोग करना, निर्णायक मत का प्रयोग करना। निर्णायक मत का प्रयोग का मतलब विधानसभा में किसी बिल को उपस्थित किया गया और उस पर वोटिंग हो रही है, वोटिंग होते समय यदि 50-50 का चांस हो जाए यानी 50-50%, तो वहाँ विधानसभा अध्यक्ष एक वोट को क्या कर सकता है, निर्णायक मान सकता है। इस तरफ दिया तो ये पास हो गया, इस तरफ दिया तो नहीं हो रहा पास, निर्णायक मत का प्रयोग करना। उसके बाद में 5वां कार्य होता है उसका दल बदल के आधार पर सदस्यों की सदस्यता का निर्धारण करना, ये इसका 5वां कार्य था। और विधानसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में ये सारे कार्य कौन करता है, उपाध्यक्ष करता है। तो नोट, विधानसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में यह कार्य विधानसभा उपाध्यक्ष करता है, विधानसभा उपाध्यक्ष करता है। यदि विधानसभा अध्यक्ष उपस्थित नहीं होता है तो उस समय ये सारे कार्य कौन करता है, विधानसभा उपाध्यक्ष करता है। ये हमने राज्य सरकार के बारे में पढ़ रहे थे।